कमला जी बहुत ही दबंग किस्म की महिला थी और अपने घर में अपना हुक्म चलाती थी। और मजाल है कि उनके हुक्म के खिलाफ कोई उस घर में एक कदम भी उठा ले। उनके दो बेटे थे। बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी और दिव्या उनके घर की बड़ी बहू थी। दिव्या को उन्होंने अपने हुक्म का गुलाम बनाकर रखा था। साथ ही साथ उसे इतना दबा कर रखा था कि दिव्या और उसके पति कमला जी की बातों के अनुसार ही चलते। कभी हिम्मत नहीं होती उनके खिलाफ जाने की, क्योंकि वह घर का माहौल इतना खराब कर देती कि हर कोई घर में शांति चाहता था। इसलिए चुपचाप उनके हुक्म का पालन करता था। फिर भी समय समय पर कमला जी को अपने बेटे और बहू से शिकायतें होती ही रहती थी और वह घर में कलह करती ही थी। देख लो बेटा, मुझे तो यह सब पसंद नहीं। अभी से अपनी मनमर्जी चला रही है। बड़ों का तो कोई लिहाज ही नहीं। पर मैंने ही कहा था दिव्या को सूट पहनने के लिए। अच्छा, अब तुम भी इतने बड़े हो गए कि अपनी माँ की बात काटने लगे हो। जब मैं मर जाऊँ उसके बाद अपनी ये मनमर्जी चलाना। चुपचाप जाकर अपनी बीवी से कहो कि जाकर साड़ी पहने तो ही घर से बाहर कदम रखे, समझे? ठीक है माँ। मोहन अपनी माँ को कुछ भी ना कह पाया, पर अपनी पत्नी को जाकर इतना ज़रूर कह दिया कि सूट की जगह साड़ी पहन ले। अक्सर यही होता था। जब भी दिव्या कुछ नया आजमाती तो सासू माँ कमला जी की हमेशा समस्या ही रहती। दिव्या की शादी मोहन से 7 महीने पहले ही हुई थी। नई दुल्हन की तरह दिव्या के भी कई अरमान थे जो ससुराल में आकर चकनाचूर हो गए। कमला जी तो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल सास थी, जिनके अनुसार बहू को हमेशा मर्यादा में रहना चाहिए, और ये मर्यादा शायद उनकी खुद की बनाई हुई थी। एक बहू को सुबह जल्दी सबके उठने से पहले उठना चाहिए और सबके सोने के बाद ही सोना चाहिए। दिन में सोने का तो सवाल ही नहीं उठता। सबके खाना खाने के बाद ही खाना खाना चाहिए। घर का सारा काम बहू की जिम्मेदारी होती है। यहाँ तक कि घर के काम करे तो भी चप्पल नहीं पहननी चाहिए। परिवार के साथ बहू को बैठने का कोई अधिकार नहीं। कहीं बाहर भी जाए तो अकेली ना जाए। और भी बहुत कुछ। घर के लोग भी छुपकर दिव्या की मदद करते थे, लेकिन सामने बोलने की हिम्मत किसी की भी नहीं थी। अगर किसी भी एक नियम की अवहेलना हो जाती तो उस दिन कमला जी सबका खाना खाना दुश्वार कर देती। उनका एक ही तकिया कलाम था, जो भी करना है मेरे मरने के बाद ही करना। इसलिए बेचारी दिव्या भी बस घर परिवार में सिमट कर रह गई थी। वक्त यूं ही बीतता गया। 2 साल बाद दिव्या के ननद की शादी पक्की हुई। तब भी दिव्या की शॉपिंग कमला जी ने ही की। दिव्या कोई भी सामान अपनी मर्जी से ना ला सकी। दिव्या की बड़ी तमन्ना थी कि एक लहंगा तो वह अपनी मर्जी का ले, पर ऐसा ना हो सका। जब उसने यह बात मोहन को बताई तो मोहन ने कहा कि जब हम तुम्हारे मम्मी पापा के घर न्योता देने जाएंगे तब तुम अपनी माँ के साथ बाजार जाकर लहंगा खरीद लेना और यहाँ आकर कह देना कि तुम्हारी माँ ने विदाई में दिया है। बस इस बात का ध्यान रखना कि माँ को पता ना चले। दिव्या ने ऐसा ही किया, पर पता नहीं कैसे कमला जी को पता चल गया और उसके बाद उन्होंने बहुत बखेड़ा खड़ा कर दिया। उन्होंने दिव्या को वह लहंगा यह कहकर पहनने तक नहीं दिया कि मैं मर जाऊँ तो मेरी अर्थी पर पहन लेना। आखिर मन मारकर दिव्या को वो लहंगा अपनी ननद को गिफ्ट करना पड़ा। वक्त यूं ही बीतता गया, पर कमला जी के स्वभाव में कोई फर्क नहीं आया। कुछ सालों के बाद दिव्या के देवर मदन की भी शादी हो गई और नेहा दिव्या की देवरानी बनकर घर में आ गई। दिव्या सीधी सादी थी, वहीं नेहा तेज तर्रार स्वभाव की थी। कुछ दिनों तक सब ठीक ठाक रहा, पर नेहा को इतना तो समझ में आ ही गया था कि इस घर में रहना है तो कमला जी के अनुसार ही रहना पड़ेगा। साथ ही साथ उसे यह भी पता चला कि किस तरह से दिव्या अपना मन मारकर इस घर में रह रही है। उसने कई बार दिव्या को समझाने की कोशिश की थी कि दिव्या भाभी आवाज़ उठाइए, पर दिव्या की कभी भी हिम्मत ही नहीं हुई। एक दिन मदन और नेहा ने पिक्चर जाने का प्रोग्राम बनाया। उस दिन नेहा सूट पहनकर कमरे से बाहर आई। उसे देखकर कमला जी के तन बदन में आग लग गई। बहू, यह क्या हरकत है? कमला जी के जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पूरे घर के लोग बाहर आ गए। क्या हुआ माँ जी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सूट पहनकर बाहर आने की? अभी के अभी सूट बदल कर आओ। पर इसमें क्या खराबी है? शरीर तो पूरा ढका हुआ है। मुझे नहीं पता। अभी के अभी सूट बदल कर साड़ी पहन कर आओ। यहाँ जो मनमर्जी करनी है मेरे मरने के बाद करना। मैं नहीं बदलूंगी सूट। आपको जितना चीखना चिल्लाना है, जो करना है करिए। कमला जी को नेहा से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने पास रखी छड़ी उठाई और नेहा की तरफ लपकी। यह देखकर सारे घर के सदस्य हैरान हो गए। अब तक तो कमला जी मुंह से बोलती थी, अब उन्होंने बहू के ऊपर हाथ उठाने की भी कोशिश की। कमला जी के दोनों बेटे अपनी माँ का यह रूप देखकर अवाक रह गए। उन्हें लगा उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अपनी माँ को सही वक्त पर रोका नहीं। आज उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वह अपनी बहू के ऊपर हाथ उठा रही है। अभी वह यह सब कुछ सोच ही रहे थे कि नेहा ने अपनी सास का हाथ बुरी तरह से पकड़ लिया और छड़ी उठाकर फेंक दी और बोला, आज यह गलती की है सो की है।
ज़िंदगी में भूल कर दोबारा ऐसा मत कीजिएगा। मैं दिव्या भाभी नहीं हूँ जिसे आप इतने सालों से अपने इशारों पर नचा रही हैं। मैं नेहा हूँ। आप मुझे जानती नहीं हैं। चुपचाप खाइए और चुपचाप रहिए। कौन क्या कर रहा है इसमें दिमाग चलाना बंद कीजिए। हम कोई आपके खरीदे हुए गुलाम नहीं हैं जो आपके इशारों पर नाचते रहेंगे। चाहे तो मैं अभी आपको आपकी इस हरकत का जवाब दे सकती हूँ, लेकिन फिर भी आप इस घर की बड़ी हैं, मेरी सास हैं। इसलिए इस बार आपको बस समझा रही हूँ कि यदि आप बड़ी हैं, हमारी सासू माँ हैं, हमारे पतियों की माँ हैं, तो आप हमारी इज्जत पाने के हकदार हैं और हम आपको इज्जत देंगे भी। लेकिन इज्जत पाने के लिए उस लायक काम भी करने पड़ते हैं। दिव्या भाभी इतने सालों से आपको बर्दाश्त कर रही हैं, यह उनकी महानता है और इसके लिए उनकी तारीफ करना भी बनता है। नहीं तो याद रखिए, यदि दिव्या भाभी की जगह कोई और औरत होती तो कब का आपका यह घर छोड़कर जा चुकी होती। और मैं तो दिव्या भाभी जैसी महान बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर आइंदा ऐसी गलती की तो अपने पति को लेकर 2 मिनट नहीं लगाऊंगी अलग होने में। जो करना होगा कर लीजिएगा। फिर यही बोलेंगी ना कि बेटा बीवी का हो गया, तो बेटे को बीवी का बनने के लिए आप जैसी माँ ही मजबूर करती हैं, क्योंकि आप लोग कभी बेटे को अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने ही नहीं देना चाहती। और एक बात और समझ लीजिए, अगर मैंने ऐसा कदम उठा लिया तो दिव्या भाभी और भैया को भी वक्त नहीं लगेगा अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने का। फिर अकेली इस घर में अपना राजपाट चलाते रहिएगा। कमला जी को तो यह सब सुनकर अपना राजपाट डोलता हुआ नजर आया और उन्होंने बोला, हाँ जो बोलना है बोल ले। मेरी बड़ी बहू तेरी जैसी बदजुबान नहीं है। तुझे जो करना है कर। वह तो आज तक मेरी सेवा कर रही है और आगे भी करेगी, लेकिन इस घर में अपनी मनमर्जी मेरे मरने के बाद ही चलाना। और तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे जुबान लड़ाती है। अभी फ़ोन करती हूँ तेरे बाप को, आ करके ले जाएगा तुझे। कभी दिव्या ने पलट कर जवाब नहीं दिया। तेरी हिम्मत कैसे हो गई मुझे जवाब देने की? जो भी करना है मेरे मरने के बाद करना। तो कब मर रही हैं आप? अचानक से दिव्या के या कहते ही पूरे कमरे में सन्नाटा पसर गया। क्या कहा बहू तुमने? यही कि कब मर रही हैं आप? इतने सालों में मैं आपके मरने का इंतजार ही तो कर रही हूँ, पर आप है कि मरती ही नहीं। बहुएं भी इंसान होती हैं, उनकी भी कुछ इच्छाएं होती हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए हमें आपके मरने का इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? आप जैसी औरतें कभी भी अपनी बहू को इच्छाओं का समझ ही नहीं पाती। मर्यादा के नाम पर झूठे ढकोसलों में आपने हमको बांध कर रख दिया। बहू तुम अपनी सास के लिए ऐसा कैसे बोल सकती हो? मैं तो आपके ही मुँह से सुनती आ रही हूँ। आप ही तो कहती है ना कि जो करना है मेरे मरने के बाद करना। आपकी ही बोली है जो शायद बहुएं आपके मरने का आज इंतजार कर रही हैं। आज दिव्या के मुंह से यह सब सुनकर पूरा परिवार दंग रह गया। वही कमला जी के मुंह से बोल तक ना फूटा। आखिर दिव्या ने गलत भी क्या कहा? वही तो कहती रहती थी जो कुछ करना है मेरे मरने के बाद करना। आज कमला जी को अपनी बहू से बेइज्जती सहनी पड़ी और इसके लिए वह खुद जिम्मेदार थी, क्योंकि किसी को भी इतना नहीं दबाना चाहिए कि वह मर्यादा की सारी हदें भूल जाए और आपको ऐसा जवाब दे कि आपकी ज़ुबान ही बंद हो जाए।